हेलो बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। बेसिकली हम यहाँ पर दो कंट्रीज के अप्रोच को टारगेट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सिंपल वे में, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम किसी एक तरह का अप्रोच लेकर के चलते हैं कि कैसे ये काम हम कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी काम को आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग के बाद ही आप उस काम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जब ये काम छोटे लेवल पर होता है तो इसे करना फिर भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब यही काम एक बड़े लेवल पर होता है तो इसे कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही कुछ तरह की विसंगतियां या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिन्हें सॉल्व करना पड़ता है। अगर हम सिंपली बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेशन, जहां पर दो नेशन हैं, एक आपका श्रीलंका है और दूसरा आपका बेल्जियम है। अब श्रीलंका और बेल्जियम ने एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच यूटिलाइज किया अपनी लाइफ में। उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग अपने को देश के लिए, कि भी जो देश की एक संरचना होती है उसको बनाने के लिए भी पॉलिसी की जरूरत होती है। तो इन दोनों देशों ने अलग अलग पॉलिसीज को बनाया और उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स जनरेट हुए। श्रीलंका में सिविल वॉर की सिचुएशन देखने को मिली, जबकि बेल्जियम ने इसके एकदम अपोजिट एक ऐसी संरचना को बनाया जो कि बेहतर थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया। अगर आप कंट्री के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिया और पाकिस्तान की स्थिति देखिए। जब देश एक साथ आजाद हुए हों और उसके बाद भी उन दोनों की परिस्थितियां इतनी भिन्न हो, तो इसका कारण है सिंपल सा कि पॉलिसीज में डिफरेंशिएशन रहा है। साथ ही अच्छी लीडरशिप का ना हो पाना, क्योंकि जब किसी भी देश की लीडरशिप अच्छी होती है तो पूरा नेशन एक बोल्ड स्टेप लेने में सक्षम होता है। अगर नेशन का जो हेड है, जो लीडर है, वही प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे तो बाकी की जो जनता है या जो भी प्रशासनिक मशीनरी है, जो भी शासन है, वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। अगर आगे बैठा व्यक्ति सही कमांड नहीं देगा तो पीछे बैठे लोग सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे। यही एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं माइक्रो टू मैक्रो का। जब भी आपको कोई चीज समझनी हो तो आप उसे अपने घर या परिवार के लेवल पर समझिए और उसी चीज को आप देश के लेवल पर समझिए। इसी को माइक्रो टू मैक्रो का अप्रोच कहा जाता है। माइक्रो टू मैक्रो का सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए एक परिवार है, वहां पर मम्मी पापा हैं और दो भाई बहन हैं। ठीक है, मतलब एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं, दो बच्चे हैं। तो मतलब मम्मी पापा हो गए और दो बच्चे हो गए। अब इसमें मान लीजिए भाई और बहन में आप बहन को बड़ा मान लीजिए, भाई को छोटा मान लीजिए। एक एग्जाम्पल है, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसे रियल लाइफ से मत रिलेट करिएगा, कुछ हद तक आप समझ पाएंगे। ऐसे में अगर जो मदर फादर हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो दो में से किसी एक बच्चे की सारी जरूरत पूरी करते हैं और दूसरे बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं। मान लीजिए जो बेटा है, घर में कई बार बेटे की वैल्यू ज्यादा होती है, हालांकि कहीं कहीं पर बेटियों की भी होती है, कंडीशनल है ये, कहीं पर भी एक जैसी स्थिति नहीं है। अब मान लीजिए उस घर के बेटा जो भी है, जो भी बेटा है, वो जो भी मांगता है पेरेंट्स लाकर उसको तुरंत दे देते हैं। उसने कहा मुझे साइकिल चाहिए, मिल गई।
उसने कहा कंप्यूटर चाहिए, मिल गया। उसने कहा प्ले स्टेशन चाहिए, मिल गया। उसने कहा बाइक चाहिए, मिल गया। इसके अपोजिट जो घर में बेटी है, उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे साइकिल चाहिए, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया। उसने कहा मुझे मोबाइल चाहिए, पेरेंट्स ने कहा सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है, हम नहीं दे सकते। लड़की ने कहा मुझे अपना सेपरेट एक सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो जब ऐसी सिचुएशन लगातार बनेगी तो क्या होगा? एक घर के अंदर डिस्प्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस व्यक्ति को लगातार वंचित किया जा रहा है, जिसको कोई भी चीज वो मांग रही है उसको नहीं दिया जा रहा, जबकि उसके सामने उसके भाई को हर एक चीज प्रोवाइड की जा रही है, ऐसे में उसके मन में इस बात को लेकर के गुस्सा होगा कि जब मैं कोई चीज मांग रही हूं मुझे नहीं मिल रहा और मेरे पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? जब भी वंचन का भाव होगा तो अल्टीमेटली वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर के जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी एक वर्ग को कोई चीज नहीं मिल पाएगी, वो सोशल सिक्योरिटी हो, वो एजुकेशन हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, या प्रॉपर्टी में उनकी प्रॉपर हिस्सेदारी हो, या फिर समाज में जगह हो, या फिर फैसले लेने की क्षमता हो, किसी भी जगह पर जब एक वर्ग को जगह नहीं मिलेगी, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और दूसरे वर्ग को सब कुछ मिलेगा, तो ऐसे में जो पहला वर्ग है वो अल्टीमेटली विद्रोह कर देगा, या फिर वो किसी उस चीज के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये लंबे समय में एक बड़ा डिस्प्यूट सामने लेकर के आएंगी। ठीक यही चीज एक नेशन के कंटेक्स्ट में होता है। नेशन में भी जब दो वर्ग होते हैं और एक वर्ग को लगातार सप्रेस किया जाता है, तो जो दूसरा वर्ग है वो दूसरे वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना रखता है और मौका पाते ही या तो उस पर अटैक करता है या उससे चीजों को छीनने का प्रयास करता है। वही चीज एक घर के कंटेक्स्ट में मैंने समझाया, वही चीज नेशन के कंटेक्स्ट में लागू होती है। जब हम घर की बात कर रहे थे तो घर एक माइक्रो यूनिट है, वहां सिर्फ दो लोग थे। लेकिन जब हम बाहर की बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ नेशन बात कर रहे हैं, तो वहां पर कई कम्युनिटीज होंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, अलग अलग कम्युनिटीज हैं। और जितनी ज्यादा कम्युनिटीज होंगी उन सब का अपना कोई ना कोई मुद्दा होगा। तो अगर आप भारत देश को ही देख रहे हैं तो आप देखेंगे हर जगह कोई अलग मुद्दा है, चाहे वो नागा साइड का मुद्दा हो, या फिर वो कश्मीर का हो, या फिर आप किसी मिशनरी को लेकर के हो, किसी मदरसे को लेकर के हो। आप जिस भी जगह देखेंगे वो कम्युनिटी के हिसाब से वहां की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, और उस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही जड़ होगा कि हमें उतनी जगह नहीं मिल पाई जितने की हमें उम्मीद थी, या फिर दूसरे वर्ग को ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, हमको नहीं मिल रही है। वही एग्जाम्पल मैंने आपको भाई बहन के टर्म्स में समझाया था कि जो भी पीछे रह जाएगा, जो भी सप्रेस क्लास है, वो दूसरी क्लास के खिलाफ विद्रोह करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो ठीक यही सिचुएशन हमें देखने को मिली श्रीलंका में, जब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर 1948 में उभरा। तो जो सिंगला कम्युनिटी के लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? अपने आप को एक्सपैंड करने का काम किया। जो सिंगला कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने डोमिनेंस का काम किया। उन्होंने गवर्नमेंट में अपना जो है डोमिनेंस क्रिएट किया, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी जगह पर खड़े हैं और अचानक से किसी बात को लेकर के 10 लोग आपके सामने खड़े हो जाएं, अब आपसे कहा जाए कि आसमान का रंग हरा है, आपको पता है कि उसका रंग नीला है, लेकिन आपके सामने 10 लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आपको कहना है कि ये जो रंग है आसमान का ये हरा है। अब आपकी दुविधा ये है कि आपको पता है नीला है,
लेकिन अगर आप हरा कहेंगे तो जो 10 लोग खड़े हैं उसे पावर ऑफ डिटरेंस कहते हैं, डराने की तकनीक कहते हैं। तो वो लोग जो आपको डरा रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मजबूरी में फिर आप बोलेंगे कि आसमान नीला नहीं हरा है। तो यही डिफरेंस होता है मेजॉरिटी का, कि आप जब कोई काम करने जा रहे हैं और एक बड़ा वर्ग खड़ा है और वो आपको बात कहने के लिए बाध्य कर रहा है, बात को मानने के लिए बाध्य कर रहा है, तो ठीक वही चीज किसी भी समाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अपना खुद का सर्वाइवल। इसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कौन कैप्चर करेगा, इस बात की सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। जो भी वर्ग डोमिनेंट होगा वो सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करता है, चाहे वो शासन हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। हर एक जगह पर एक तरह का डोमिनेंस वो ग्रुप क्रिएट कर लेता है जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होती हैं, या फिर वो किसी भी तरह से मेजॉरिटी में आता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगला कम्युनिटी ने मेजॉरिटी में होने की वजह से गवर्नमेंट में डोमिनेंस क्रिएट किया। अब गवर्नमेंट में डोमिनेंस क्रिएट करने का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, किसी भी देश में जो सिटीजन हैं उनको संभालने का काम गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट के पास ही सारी राइट्स हैं, वो चाहे आपकी पॉलिसी बिजनेस से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो। तो अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में डोमिनेंस क्रिएट कर ले जाता है तो इसका मतलब वो जिस वर्ग विशेष से आता है वो उसी वर्ग विशेष के लोगों को सीधे फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, और जो दूसरा वर्ग है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाएगा या उसे उस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट में डोमिनेंस क्रिएट किया गया। मान लीजिए सिंगला कम्युनिटी की ही हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सिंगला सुप्रीमेसी क्रिएट की। उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया सिंगला को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, जिसका सिंपल सा मतलब था कि आपने तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया। सिंगला कम्युनिटी अगर अपनी ही भाषा को लेकर के चलती है और वहां पर तमिल कम्युनिटी भी है तो उसको एक तरह से इन्होंने साइडलाइन कर दिया। अब मान लीजिए लोग सोचेंगे भाषा की क्या जरूरत, भाषा तो रोज बोलचाल में ही काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज अपने आप में डे टू डे वर्क को डिफाइन करती है। एग्जाम्पल के लिए आप कोर्ट जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप मेडिकल स्टोर जाते हैं, या आप किसी भी जगह जाते हैं तो वहां पर जो भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन है और जो भी वर्बल लैंग्वेज है, अगर वो किसी एक स्पेसिफिक भाषा में है तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, और जब वो नहीं समझ में आएगी तो आपको एक नेग्लेक्टेड कम्युनिटी की तरह देखा जाएगा। इसकी वजह से जो आपकी बेसिक या बेयर मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो आपको नहीं मिलेगी। एक सिंपल बात है, मान लीजिए आपको उर्दू भाषा नहीं आती, या फिर आप मान लीजिए आपको फ्रेंच भाषा नहीं आती। अब आपको कह दिया जाए कि आप जाइए, आपको फ्रांस में छोड़ दिया गया, आपको ले दे के इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, और आपको छोड़ दिया गया कहाँ? फ्रांस में, वहां हर आदमी फ्रेंच बोल रहा है। अब आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, आप बैठे, आपने उसका हाथ में मेन्यू लिया, अब मेन्यू में सब फ्रेंच में लिखा है, आपको ये समझ ही नहीं आया कि मुझे ऑर्डर क्या करना है। आपने वेटर को हाथ के इशारे से बुला लिया, वेटर पास तो आ गया, लेकिन तब भी आप उससे कैसे बात करेंगे? उसे फ्रेंच आती है, आपको इंग्लिश या हिंदी आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप उससे बोल नहीं पा रहे, आप खाना नहीं खा पा रहे, आप अपना चुपचाप उठेंगे, रेस्टोरेंट से बाहर आ जाएंगे, फिर कहीं आप पानी ढूंढेंगे, सेम प्रॉब्लम आपके सामने। आपकी गाड़ी रोड में खराब हो गई, आप आसपास देख रहे हैं, ना बैनर है ना बोर्ड है। अगर आप हाईवे में ट्रेवल भी कर रहे हैं तो जगह जगह डिफरेंट बोर्ड्स लगे होते हैं, उन बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेवल कर पाते हैं। अगर वो साइन बोर्ड्स ना हो
तो आप ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जाना है, मान लीजिए आप निकले दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। अब दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए रास्ते में जितने साइन बोर्ड्स हैं सब फ्रेंच लैंग्वेज में, आप क्या करेंगे? ठीक वही चीज आपको, आप डॉक्टर के पास गए, आप वहां फ्रेंच नहीं समझा पा रहे, आप कोर्ट में गए, न्यायालय में गए, पुलिस के पास गए, कोई आपकी भाषा ही नहीं समझता, तो आपकी सिचुएशन क्या हो जाएगी? इसीलिए किसी भी कंट्री में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। भारत में भी लैंग्वेज को लेकर के लंबे समय तक लड़ाई चली है और अभी भी समय समय पर भाषा का विवाद देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्युनिटी को जिंदा रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कम्युनिटी को जिंदा रखने के लिए, उसकी समाज और संस्कृति को सही से समझने के लिए अपनी भाषा में लिखा गया जितना भी साहित्यिक वर्क है, जितना भी लिटरेरी वर्क है और जितना भी आपका ज्ञान संबंधित है, जो भी आपका प्राचीन एंशियंट विजडम है, उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। इन अ सिंपल वे, हमारे जितने भी महाकाव्य हैं, कुछ संस्कृत में थे, फिर धीरे धीरे हिंदी में ट्रांसलेट हुए, कुछ अलग अलग भाषा में थे, वो चाहे रामचरितमानस हो, वो आपका भगवत गीता हो, या फिर आपका महाभारत हो, या फिर वो आपके पुराण हो, या फिर आपकी जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ये सब जब एक भाषा में हैं तभी आप उनको सही से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं। अब ये एक अलग बात है कि जब आप अपनी ही नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना चाहेंगे तो आप उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वहां के लोगों को भेजेंगे। ऐसा किया जा सकता है, वो तब पॉसिबल है जब कोई एसोसिएशन बना हो कि आपने अपनी भगवत गीता फ्रांस वालों को पढ़ा दी। असली बात तो ये है। खैर, वो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, बट बेसिकली लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है अपनी कल्चर को बचाने, कल्चर को प्रिजर्व रखने, अपनी कल्चर के एंशियंट विजडम और नॉलेज को संभालने और साथ ही साथ प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है उसको देखने के लिए विकिपीडिया जैसी चीजें उपलब्ध हैं जो कि अच्छे खासे मैटर को इंग्लिश में प्रोवाइड करती हैं पर हिंदी में नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी लैंग्वेज का क्राइसिस है, एक बैरियर है। तो श्रीलंका में क्या हुआ, इन्होंने जब एक्ट पास किया, सिंगला को वरीयता दी और जो तमिल लैंग्वेज है वो पीछे रह गई। जो गवर्नमेंट थी वो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज निकाल रही थी जो कि सिंगला एप्लीकेंट्स को नौकरी दे रही थी यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब्स दे रही थी। ऐसे में अगर आपको सब कुछ मिल रहा है वो भी इस वजह से क्योंकि आप एक विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जब आप एक विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपको सब कुछ वहां से मिल रहा है तो अल्टीमेटली जो दूसरा वर्ग है वो पिछड़ता चला जा रहा है, क्योंकि अपने पेट को पालने के लिए रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, लेकिन जब वो चीजें फुलफिल ना हो पाए क्योंकि दूसरे वर्ग के लोग आपको वो चीज लेने नहीं दे रहे। जॉब करना बेसिक नीड है ह्यूमन, और अब आप जॉब करने जा रहे हैं तो सारे सिंगला लोगों को तो मिल रहा है लेकिन तमिल लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट में इस ढंग से पॉलिसीज बना दी हैं और पॉलिसीज इसलिए बनी हैं क्योंकि गवर्नमेंट में एक खास वर्ग का डोमिनेंस है। ठीक है, साथ ही इस तरह की सिचुएशन होने की वजह से जो तमिल्स थे उनको अपने अंदर एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन या फिर आप कह सकते हैं कि उनको अलगाव महसूस होने लगा था। जो भी श्रीलंकन तमिल्स थे उनको ये समझ में आ गया था कि हमको अलग किया जा रहा है, हमें पॉलिसीज में जगह नहीं दी जा रही, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। जो सिंगला लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व कर रहे थे। सिंपल सी बात है,
कि जो भी मेजॉरिटी में होंगे उनके हिसाब से काम है। अभी मैंने वही चीज समझाया कि लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, वो डायरेक्टली आपके सोसाइटी और कल्चर को भी अपने आप बांधने का काम करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली वहां की जो लैंग्वेज है वो कल्चर को भी कंट्रोल करने का काम कर रही थी। इन अ सिंपल वे, हम भाषा कैसे सीखते हैं? हम भाषा इसलिए सीख पाते हैं क्योंकि जिस भी घर में हम पैदा होते हैं उसी जगह की भाषा हम अपने आप एडॉप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा इंडिया में ही पैदा हो रहा है लेकिन वो बंगाल में पैदा हो रहा है तो उसे बंगाली आ जाती है। वो अपने आप साउथ इंडिया में कहीं पैदा हुआ तो उसे वहां की लैंग्वेज आ जाती है। वो नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ तो उसे वहां की भाषा आती है। कोई बिहार में है तो उसे भोजपुरी आ रही है, गुजरात में है तो गुजराती आ रही है। तो जिस जगह आप हैं वहां की जो बोली है, जो भाषा है, आप खुद ब खुद जन्म से ही सीखते हैं, वही आपकी नेटिव लैंग्वेज है। अब अगर किसी एक स्टेट में स्कूल में पढ़ाई उस लैंग्वेज में हो जो आपकी लैंग्वेज नहीं है, मान लीजिए आपको आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी होने के बावजूद भी जब आप जाते हैं और स्कूल्स में आपको हर जगह इंग्लिश सिखाया जा रहा है। इंग्लिश क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि यूएस की लैंग्वेज इंग्लिश है और जो जितना भी एडवांस नॉलेज है, जो भी यूएस का एडवांस नॉलेज है वो सब इंग्लिश में है। अब अगर हमें नॉलेज चाहिए तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उनकी लैंग्वेज से compete करेंगे या फिर उनकी लैंग्वेज का जो कन्वर्टेड वर्जन है वो हमें उपलब्ध कराया जाए। अगर इंग्लिश में कोई बहुत अच्छी बुक है, कोई बहुत अच्छा साहित्य है, तो अगर उस विजडम तक पहुंचने का तरीका क्या है? एक तरीका है कि हम डायरेक्टली उस तक पहुंच जाएं, तो हमें उसके लिए इंग्लिश सीखना पड़ेगा, हमारा लैंग्वेज बैरियर आएगा, या फिर सरकार हमें वो चीज हिंदी में प्रमोट करके दे, हिंदी में प्रॉपर ट्रांसलेट करके हमको दे, तभी हम तक आएगी ना। जब ट्रांसलेट होगा, प्रमोट किया जाएगा तो हम तक आएगी बुक। तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो लैंग्वेज का कल्चर पे भी पड़ता है। साथ ही साथ उनको समझ में आने लग गया था कि जो भी बेसिक राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। इसीलिए बात होती है हर वर्ग के बराबर प्रतिनिधित्व की। सोचिए, इसीलिए बात होती है जब भी सांसदों की बात होती है, लोकसभा की बात हो, कहीं की भी बात हो, या नौकरियों की बात हो, महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है। अगर हम जेंडर के लेवल पे बात कर रहे हैं, हम कास्ट के लेवल पर बात कर रहे हैं, या हम रिलीजन के लेवल पर बात कर रहे हैं, हर लेवल पर अगर बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो फिर वो व्यक्ति अपने हित की बातें समाज में रख पाएगा। अगर उस वर्ग विशेष की बातों को समाज में वरीयता ही ना दी जाए या तरजीह ही ना दी जाए और उसके बात को सुना ही ना जाए, मतलब वो जो भी बात कहे उसको खारिज कर दिया जाए क्योंकि दूसरे वर्ग की वो समस्या ही नहीं है, इसीलिए वो उन बातों को सुलझाना ही नहीं चाहता है। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का तभी बेस्ट पॉसिबल वे में निकल के आ पाना संभव है जब वहां पर बराबर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हो। तो यहाँ पर क्या समझ में आ गया था कि सिंगला ने गवर्नमेंट में डोमिनेंस कर रखा है और हमको किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं लेने दे रहे हैं और हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं सुनी जा रही हैं। साथ ही जो भी हमारे पर्सनल इंटरेस्ट हैं उन्हें ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इसका क्या परिणाम हुआ? जब ये चीज समझ गए तमिल लोग कि हमको पूरी तरह से ये लोग बाहर रख रहे हैं और जो सिंगला वाले लोग हैं सारी मलाई यही खाना चाहते हैं, जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने क्या किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कंसिस्टेंट स्ट्रेस, लगातार होने वाले तनाव की वजह से, जो मैंने क्लास में शुरू में बताया था, माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो लेवल पर हो,
जब आप लगातार किसी एक क्लास को सप्रेस करेंगे तो वहां पर अपने आप लड़ाई हो जाना स्वाभाविक है। तो वही हुआ, डिस्प्यूट हुआ, वही हुआ, और वही डिस्प्यूट बाद में कॉन्फ्लिक्ट बन के उभर के सामने आया। साथ ही जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने अपनी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए लड़ाई छेड़ दी। अब यहीं से जब एक वर्ग अपनी भाषा को ज्यादा वरीयता देगा, दूसरा वर्ग जिसे वरीयता नहीं मिलेगा तो वो उठ करके आएगा, विद्रोह करेगा, और वो अपनी भाषा को रीजनल लैंग्वेज बनाने के लिए पीछे पड़ गए। रीजनल नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज। साथ ही अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी और उनको भी बराबर जॉब्स दिए जाएं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों या अदर सेक्टर्स हों, तभी बराबरी दोनों वर्ग में आ पाएगी। साथ में कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे जिन्होंने अपनी आजादी के लिए मांग उठाना शुरू कर दिया था। उसमें से एक है तमिल ईलम, जो कि एक स्टेट है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में तमिल ईलम नाम देखने को मिला। और जो दोनों कम्युनिटीज हैं वहां पर डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा था। डिस्ट्रस्ट का मतलब धीरे धीरे जब लगातार ऐसी एक्टिविटीज की जाने लगी जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हों और साथ में एक दूसरे के भरोसे को कम करने का काम करते हों। अगर हर बार आप अपने फायदे का काम करेंगे और दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो वहां पर डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। ये इंसानों के बीच हो सकता है, परिवार के बीच हो सकता है, देश में मौजूद समूहों के बीच हो सकता है, ये कहीं भी देखने को मिल सकता है। डिस्ट्रस्ट एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं डेवलप होता है, और जब ये डेवलप हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। और जल्दी ही इसका परिणाम निकल के सामने आया, सिविल वॉर। सिविल वॉर का सिंपल सा मतलब है कि जब देश के अंदर ही आपस में दो गुट लड़ने लगते हैं तो वो आपका गृह युद्ध है, सिविल वॉर। घर के अंदर ही होने वाला वॉर, ग्रह के अंदर होने वाला युद्ध गृह युद्ध कहा जाता है। अब ऐसे में दोनों कम्युनिटीज के हजारों लोग मारे गए। बहुत सी फैमिलीज ऐसी थीं जिन्हें देश छोड़ना पड़ा और उन्होंने दूसरे देशों में शरण ली, जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ को पीछे कर दिया, जो कि खत्म हुआ 2009 में। अब ये अगर आप कहिए, कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं होती। किसी रिश्ते में लड़ाई, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते में एक दिन में लड़ाई नहीं होती। धीरे 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 करके, लेवल बाय लेवल, ब्रिक बाय ब्रिक, जब चीजें क्रिएट होती चली जाती हैं और उनकी ऊंचाई इतनी हो जाती है कि उनको हटाना नामुमकिन होने लगता है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यही चीज देश के संदर्भ में भी लागू होती है। आखिर देश भी इंसानों से ही बना है, नागरिकों से ही बना है। तो उसी एक रॉ इमोशन की बात है जहां से डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो ये एक दिन में नहीं क्रिएट हुआ। आजादी के बाद जब उन्होंने अपना डोमिनेंस लिया, नौकरियां ली, अपने हित का काम किया, तब लगातार कई सालों तक तमिल जो कम्युनिटी है उसे ये दिखने लगा कि हमें एलिनिएट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे गुस्सा पनपा। जो वो सप्रेशन थे, अपने सप्रेशन को समझ पाए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, ऑर्गेनाइजेशंस बनाया, धीरे धीरे करके उन्होंने अपने लिए एक इकोनॉमी जनरेट की और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कोई भी वॉर जब होगा तो अल्टीमेटली उस वॉर की वजह से जो कंडीशंस हैं वो गड़बड़ होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि एक ही देश के अंदर के रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो प्रॉब्लम होगी। वहां पर
सोशल तौर पर, सामाजिक तौर पर, या फिर कल्चरल एस्पेक्ट में, या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, हर तरह से प्रॉब्लम हुई। क्योंकि कल्चरल डोमिनेंस का भी मतलब ये है, जब मैंने सिंपल सी बात कही कि एक व्यक्ति अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाए रखना चाहता है और दूसरा अपनी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल करना चाहता है, दोनों जब लड़ेंगे तो लैंग्वेज अल्टीमेटली सोसाइटी और कल्चर से जुड़ी है, तो वो एक तरह से सोसाइटी और कल्चर के लिए लड़ रहे हैं कि हम अपने तरीके से रहेंगे। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किसी देश को इस बात की समझ होना कि हमें अपना सोसाइटी और कल्चर को प्रिजर्व करना है। जैसे वर्तमान में भारत संक्रमण की अवस्था में है। लगातार जो भारत की संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति का पीछा कर रही है, और जब वो पाश्चात्य संस्कृति से लगातार चीजों को ले रहे हैं, अगर आपको तुलना करना था तो उनकी इकोनॉमी को पकड़ना था, ना कि उनके सड़े हुए कल्चर को। तो अगर हम उनके कल्चर को उठा करके यहाँ ले आएंगे तो आने वाले समय में जो प्रॉब्लम है, जो क्यूओस है, वो सेम वैसा ही होगा जैसा उनकी कंट्री में है। तो समय रहते अगर आप अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर लेते हैं और अपने ढंग से डिजाइन करते हैं, उसके लिए फिर मेहनत होती है आपकी कानून व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था, आपकी शिक्षा की व्यवस्था, बहुत सी व्यवस्थाओं में जब परिवर्तन होगा तब आप एक ऐसे देश का निर्माण कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर लड़ाई हो रही थी वो लड़ाई इसी चीज से जुड़ी हुई थी कि सिंगला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी दोनों अपनी भाषा को लेकर के लड़ रहे हैं, और उन्हें पता है कि जो भाषा पे डोमिनेंस करेगा वो सोशल एस्पेक्ट में डोमिनेट होगा, कल्चरल एस्पेक्ट में होगा, और जो भी जीतेगा अल्टीमेटली वो अपने लोगों को समर्थन देगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसलिए है कि कितना भी कर लिया जाए देश के अंदर के रिसोर्सेज ही खराब हो रहे हैं। आप बम गिराएं, भले ही ये कह के कि हमने दुश्मन पे फेंका, लेकिन वो अंततः आपके इन्वायरमेंट को ही पल्यूट करेगा। आपने लड़ाई में जितने आर्म्स एम्यूनिशंस खर्च किए इस नाम पर कि मैं अपने वर्ग के लोगों का भला चाहता हूं, उतना पैसा अगर आप डायरेक्टली लगा देते तो उससे ज्यादा भला हो जाता। इसीलिए कोई भी समझदार नेशन वॉर को प्रमोट नहीं करता। इसीलिए हाल की स्थिति में इंडिया ने भी वॉर को प्रमोट नहीं किया। इसीलिए इंडिया जैसा नेशन हमेशा ब्रदरहुड की बात करता है, कभी भी फर्स्ट वॉर पॉलिसी नहीं अपनाता, कभी भी खुद से वॉर को इनिशिएट नहीं करता। जब स्थिति बिगड़ती है तो फिर आपको चीजों को कंट्रोल करना होता है, लेकिन खुद से अपने आप से इनिशिएट नहीं किया जाता। यही समझदारी की निशानी है। जब आपके पास वो भी न्यूक्लियर पावर हो, उसके बावजूद शांत रहना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा इसमें दो चीज है। पहले तो ये कि श्रीलंका में अगर एक कम्युनिटी हावी होती है या भारी पड़ती है तो कैसे मेजॉरिटी में डिसीजंस लेने की वजह से श्रीलंका में खुद ही सिविल वॉर हो गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेल्जियम ने काफी समझदारी से काम किया। बेल्जियम ने इसी चीज को डिफरेंट एस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया, इसीलिए चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग भी है। उन्होंने हर चीज को प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करके हर चीज को सफल बना लिया। तो ये अप्रोच का फर्क था। श्रीलंका ने जो अप्रोच अपनाया वो मेजॉरिटी का था, जिसकी वजह से अंततः लड़ाई हुई और आपस में सिविल वॉर हुआ और अपना ही नुकसान हुआ दोनों कम्युनिटीज का। जबकि इसके एकदम अपोजिट जो बेल्जियम है उसने एकदम डिफरेंट अप्रोच अपनाया। तो जो इसके आगे है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बेल्जियम का अप्रोच क्या था।